हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग अभी तक समझ भी गए होंगे कि किस प्रकार से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही उठा रहे हैं, ना कि सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस है उन्हीं को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इन क्वेश्चंस का आप लोग जो है वो अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ताकि वो आपको आने वाले टाइम पे जल्दी जल्दी रिवीजन में हेल्प करे, ना कि आपको पूरी वीडियोस देखने का दिक्कत आए। ठीक है ना? तो इसलिए इसको अच्छे से क्विकली नोट्स भी बना लेना है, राइट, ताकि आप रिवाइज कर सको इस चीज़ को, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 का थीम राज्य कौन सा था। तो 34वां जो आपका सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला है, ये क्या किस प्रकार का मेला है? ये शिल्प मेला है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, ये जो है एक शिल्प मेला है, क्राफ्ट जो मेला है ये, जो कि विश्व का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है। और दूसरी बात क्या है, अभी 2020 में कौन सा था? ये 34वां था। तो दो चीजें तो इसी से क्लियर हो रही है कि सूरजकुंड मेला जो है 34वां था 2020 का, और ये शिल्प मेला है, इसका थीम राज्य पूछा है। और थीम राज्य और ये क्या चीज़ है, इससे पहले मैं बता दूं इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1987 में, 1987 में जो है सूरजकुंड मेला की शुरुआत हो गई थी, ये बात ध्यान रखना है। और सूरजकुंड जो है वो आपका किसका द्वारा बनवाया गया है? सूरजकुंड जो है फरीदाबाद के अंदर है, और ये वहाँ पर जो है अनंगपाल द्वितीय का बनाया गया है, उनके द्वारा बनवाया गया है, अनंगपाल द्वितीय द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 1987 के बाद से जो है शिल्प मेला आयोजित किया जा रहा है। इसके अंदर थीम राज्य का क्या मामला है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिएगा, हर बार जो है क्या किया जाता है, एक पार्टनर कंट्री और एक थीम स्टेट चूज किया जाता है। तो इसीलिए पूछ रहा है कि 34वां जो सूरजकुंड मेला था, इसका आयोजन कहाँ होता है? पहले मैंने वो बताया, फरीदाबाद। ठीक है, आयोजन कहाँ होता है? फरीदाबाद। फरीदाबाद में होता है सूरजकुंड, हरियाणा के फरीदाबाद में। तो हरियाणा में पड़ता है ये फरीदाबाद, ये आपको ध्यान रखना है, हरियाणा में है फरीदाबाद। क्लियर है? 1987 से शुरू। अब क्या है, एक पार्टनर कंट्री, क्योंकि अलग अलग जो है काफ़ी देश जो है भाग लेते हैं इसके अंदर, तो उसके अंदर थीम स्टेट बनाया जाता है एक, और उसके अंदर जो है एक पार्टनर कंट्री। तो पार्टनर कंट्री में 34वें की अगर बात करें तो 34वें में था पार्टनर कंट्री आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है पार्टनर कंट्री था। इसके अलावा थीम स्टेट की अगर बात करें तो थीम स्टेट इसमें कौन था? हिमाचल प्रदेश। थीम स्टेट इसमें था हिमाचल प्रदेश। तो ये भी ध्यान रखना है, पार्टनर कंट्री और थीम स्टेट। ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, बाकी की बेसिक चीजें हम लोगों ने देखी। लेकिन कई बार क्या होता है कि 34वें का ना पूछ के इससे पहले वाले का पूछ लेगा। ठीक है, तो इससे पहले वाले का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो इससे पहले 34वें से पहले कौन सा था? 33वां। तो 33वें के अंदर जो है पार्टनर कंट्री कौन था? वो था थाईलैंड। सहभागी राज्य जो था वो देश तो था वो था थाईलैंड, और थीम जो राज्य था वो कौन सा था? वो था महाराष्ट्र। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बार हिमाचल प्रदेश था। और ये कब होता है? 1 से 16 फरवरी 2020 को आयोजन हुआ था इसका। 1 फरवरी से 16 फरवरी को आयोजन हुआ था। रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। उज्बेकिस्तान पार्टनर कंट्री, हिमाचल प्रदेश थीम स्टेट था, 33वें के अंदर थाईलैंड और महाराष्ट्र, दो याद रखने हैं। लेकिन इस बार वाले ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे बार बार, और पीछे वालों को आपको आइडिया रखना, बाय चांस कहीं क्वेश्चन मिल जाए, मिलान करो ऐसे करके कि 33वें में थे, ये था, वैसे था। तो इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। क्लियर है ना? तो हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जाता है। और तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, थीम राज्य पूछा है तो हिमाचल प्रदेश यानी C फॉर कलकत्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो इसका ध्यान रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात से प्रभावित किस देश की सहायता के लिए भारत में ऑपरेशन वनीला लॉन्च किया गया था। देखिएगा, वनीला जो है ऑपरेशन वनीला आइसक्रीम होती है वैसे, वनीला ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन जो है उसके नाम से लॉन्च किया हम लोगों ने। और किस राज्य की या किस देश की सहायता के लिए किया गया था ये पूछ रहा है। तो चक्रवात से प्रभावित जो है मालदीव था, या ओमान था, या मॉरिशस था, या मेडागास्कर था। बताइएगा कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका, किसकी सहायता के लिए। तो देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा जो आइलैंड कंट्री है वो कौन सा है? जो सबसे बड़ा द्वीपीय देश है विश्व का वो है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड के बाद दूसरे नंबर पे आता है मेडागास्कर। और मेडागास्कर में चक्रवात जो आने के कारण जो उसके बाद फ्लड आ गई थी, वहाँ पर बाढ़ आ गई थी। तो भारत ने वहाँ पर राहत सामग्री भेजी, इसलिए मानवीय सहायता भारत ने मुहैया करवाई, वहाँ पर दवाइयाँ वगैरह भेजी। ये तमाम चीज़ें जो है भारत ने वहाँ पर हेल्प दी। और इसलिए जो है ये चीज़ क्वेश्चन बन गया आपका कि किसकी हेल्प की थी। तो मेडागास्कर जो है उसके बारे में है ये। और मेडागास्कर कहाँ पड़ता है? मेडागास्कर जो आपका अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका जो यहाँ पर अफ्रीका है, अफ्रीका के इधर जो है इस पूर्व में इधर पड़ता है मेडागास्कर। ठीक है ना, पूर्व के अंदर यहाँ मेडागास्कर पड़ता है, ये मेडागास्कर दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेडागास्कर, तो ये इंडियन ओशियन की तरफ हो गया। तो भारत ने जो है इधर से इंडिया ने जो है वो यहाँ से इसको
हेल्प पहुंचाई है बाय हमारा जो युद्ध पोत है एक आपका आईएनएस जो एरावत है, आईएनएस एरावत जो है उसके द्वारा जो है ये मदद भेजी थी भारत ने। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसमें दवा दारू सारा इंतजाम किया था उसके अंदर। तो मेडागास्कर क्लियर है, तो उसके लिए हुआ था। ऑपरेशन वनीला भी पूछ सकता है, मेडागास्कर को हेल्प देने के लिए कौन सा मिशन था, ऑपरेशन वनीला। ऑपरेशन वनीला किसके लिए था, मेडागास्कर के लिए। कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको आइडिया रखना है इस चीज का, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर इलाहाबाद, यानी करेक्ट आंसर हो गया इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया में सबसे ऊंचाई पर फैशन शो आयोजित कराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। देखिएगा, फैशन शो आयोजित होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, करवाओ चाहे कितनी ऊंचाई पर, लेकिन इसके अंदर एक खास बात जुड़ी हुई है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया। क्या है कि ये जो फैशन शो इतने हाइट पर, इतनी ऊंचाई पर जो आयोजित करवाया, लगभग जो है 5340 मीटर जो है, 5340 मीटर जो है हाइट पर हिमालय के अंदर इस फैशन शो का आयोजन करवाया गया। 5340 मीटर का, 40 मीटर का मतलब है कि 17,515 फीट जो है, 17,515 फीट जो है वो हाइट का मामला है। ये इतनी हाइट पर ये फैशन शो आयोजित करवाया गया और इसको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के अंदर जो है दर्ज भी करवाया गया। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्यों बन गया हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया क्योंकि इसका मेन मकसद ये था कि जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को जागरूक करना जो है इसका मेन मकसद था। इस फैशन शो का जो है मेन मकसद क्या था, ये इतनी हाइट पे तो आयोजित करवाया गया, बट मेन मकसद क्या था इसका, लोगों को जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक करना और उससे होने वाले नुकसान जो है उनके बारे में जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य था। इसलिए हम लोगों को ध्यान रखना है। ये जो माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट बेस कैंप है आपका, एवरेस्ट बेस कैंप में काला पत्थर के पास जो है इसका आयोजन करवाया गया 5340 मीटर हाइट के ऊपर। तो ध्यान रखना है इस चीज़ के अंदर। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि एक तो इतना हाइट पे हो गया, तो हाइट पे हो गया इसलिए इसको गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड करवा दिया। दूसरा क्या था इसके अंदर जो डिज़ाइन था, जो मॉडल्स थे, काफ़ी देशों के मॉडल्स जो है वो टॉप मोस्ट मॉडल्स इसमें शामिल हुए। इसके अंदर डिज़ाइन है, परिधान है, जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर वो सारी की सारी जो है वो बायोडिग्रेडेबल थी, ठीक है ना, वो बायोडिग्रेडेबल थी। ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात थी इसके अंदर, ठीक है ना। सब क्या था, बायोडिग्रेडेबल था, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है ना। तो इसके अंदर जो भी डिजाइन था, परिधान था, पैटर्न था, वो ड्रेसेस का, वो सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल थी। तो ये इसकी खास बात थी, क्लियर है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें किस चीज़ पे जागरूकता का बात किया गया, जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताने के लिए, क्लियर है। तो ये अब बता दीजिएगा, आप एवरेस्ट कैंप के पास काला पत्थर, एवरेस्ट कैंप पे, बेस कैंप में जो है काला पत्थर के पास मैंने बताया, तो आप बताइएगा आप कौन सा जो है देश होना चाहिए, किस देश ने किया होगा ये। तो ये किया है आपका किसने, नेपाल, ए फॉर इलाहाबाद, ठीक है, नेपाल के अंदर हुआ ये। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका कि 71वें गणतंत्र दिवस के परेड में भारत के किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला, किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। देखिएगा, जो गणतंत्र दिवस हमारा है 71वां था सबसे पहले, तो ये चीज़ जो रिपब्लिकन डे था इस बार वो कौन सा था, वो 71 था, 71वां था 2020 के अंदर, 26 जनवरी 2020 को 71वां गणतंत्रता दिवस रिपब्लिक डे था। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो 71वें गणतंत्र दिवस पर जो है कौन मुख्य अतिथि शामिल हुए थे, तो जेयर बोल्सोनारो जो है, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो जो है वो इसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ये आपको आइडिया होना चाहिए। अब क्या पूछ रहा है, प्रथम झांकी किस, प्रथम पुरस्कार जो है किस राज्य की झांकी को मिला। तो उसके अंदर जो है अलग अलग स्टेट्स जो है अपने अपने कल्चर की या अपनी जो भी खासियत है उसके अकॉर्डिंग झांकियां निकालते हैं राज्य। तो उसके अंदर इस बार जो है सबसे टॉप मोस्ट झांकी जो है किसकी, जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, वो मिला है इस बार असम को, ठीक है ना। असम की झांकी को सबसे टॉप में या सबसे बेस्ट जो है अवार्ड उसको दिया गया, सबसे फर्स्ट नंबर पे वो आई है। उसके अंदर क्या था कि असम के जो आपकी शिल्प कौशल जो है, उनका क्राफ्ट्समैन जो स्किल है और उनकी संस्कृति है, तो उसको जो है दर्शाया गया था। जो अद्वितीय जो शिल्प कौशल है असम का और संस्कृति जो है उनकी, उसको दर्शाया गया था उस झांकी के माध्यम से। तो असम को जो है सबसे बेस्ट झांकी जो है असम की मानी गई। इसके अलावा फिर ओडिशा का दूसरे नंबर पे जो है ओडिशा और उत्तर प्रदेश। ओडिशा और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, ओडिशा के अंदर जो लिंगराज, भगवान लिंगराज का रुकना रथ यात्रा है उसको दर्शाया गया था। तो उनको जो है ओडिशा को सेकेंड नंबर पर मिला और उत्तर प्रदेश को भी सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये दोनों दूसरे नंबर पर रहा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसने
भी अपनी झांकी निकाली थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसको भी बेस्ट अवार्ड मिला। कश्मीर से कन्याकुमारी जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निकाली कश्मीर से कन्याकुमारी, और उसको भी इसमें बेस्ट अवार्ड मिला। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोगों को। जेयर बोल्सोनारो जो है इस पे रिपब्लिक डे परेड पे चीफ गेस्ट थे। और अच्छे सबसे बेस्ट जो है या प्रथम पुरस्कार किसको मिला? असम, फिर से उड़ीसा और उत्तर प्रदेश है। और आपका कश्मीर से कन्याकुमारी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की थी उसको भी फर्स्ट जो है आपको अवार्ड दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें 71st रिपब्लिक डे के बारे में आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो इसके बाद इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, यानी बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? बताइएगा भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? हरीश साल्वे, प्रशांत भूषण, हर्षवर्धन श्रृंगला और आविक सरकार। तो देखिएगा प्रशांत भूषण का तो कोर्ट का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 1 रुपये का चार्ज लगाया था। वो सुप्रीम कोर्ट को बता रहे थे कि भाई साहब आप सही से काम नहीं कर रहे हो। इस चीज़ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बताने का मतलब यही था कि आप लोग जो है काम पे ध्यान लगाइए। तो उनके खिलाफ जो है फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया था। तो प्रशांत भूषण तो उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, प्रशांत भूषण का कोई मामला नहीं है विदेश सचिव से। इसके अलावा हरीश साल्वे जो है, हरीश साल्वे को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है उनके वकीलों की सूची जो है उसमें जोड़ा गया है। और वो इंग्लैंड और जो वेल्स की जो कोर्ट्स है उनके अंदर रानी एलिजाबेथ की तरफ से मामले देखेंगे। तो इसलिए हरीश साल्वे का नाम उस चीज़ के लिए आया हुआ है। इसके बाद आविक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, तो इनका भी कोई लेना देना। अब बच गए हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला जो है उनको बनाया गया है भारत के नए विदेश सचिव। और भारत के विदेश मंत्री कौन है? अभी भारत के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? आप लोगों ने नाम ही नहीं सुना होगा बहुत लंबे समय से, याद कीजिएगा कौन है भारत के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है या फॉरेन मिनिस्टर कौन है, विदेश मंत्री कौन है भारत के वर्तमान में, जो कि गुजरात से जो है राज्यसभा के सदस्य है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है। ठीक है, आप लोग भूल गए होंगे क्योंकि बाकी लोग ज़्यादातर न्यूज़ में रहते हैं विदेश मंत्री, लेकिन ये वाले हमारे विदेश मंत्री जो है इनका ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग कम नाम सुनने को मिलते हैं। बट स्टिल आपको पता होना चाहिए विदेश मंत्री है, कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, तो विदेश सचिव नियुक्त किया गया है हर्षवर्धन श्रृंगला को, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हर्षवर्धन श्रृंगला जो है वो 1984 बैच के 1984 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस जो है उसके अंदर सेलेक्टेड है, IFS ऑफिसर है, 1984 बैच के है ये हर्षवर्धन श्रृंगला। क्लियर है ना? तो ये ध्यान रखना है, सी फॉर कलकत्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, सबसे अधिक फलों का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक फलों का उत्पादन करने वाला पूछ रहा है। तो सबसे अधिक फलों का उत्पादन कौन कर रहा है और सब्जियों का कौन कर रहा है, दोनों का ही पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर फलों की बात करें, फ्रूट्स की सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो फ्रूट्स के अंदर सबसे पहले कौन ज़्यादा उत्पादन कर रहा है अभी वर्तमान में? तो फ्रूट्स के अंदर कर रहा है आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र। ठीक है ना, सबसे पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। इसके अलावा सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के अंदर जो है आपका वेज के अंदर अगर बात करें तो आता है वेस्ट बंगाल, उसके बाद आता है आपका यूपी। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है फ्रूट्स के अंदर। ठीक है ना, ये फल के लिए फ्रूट्स के लिए है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा अच्छे से। ये जो है ये है फ्रूट्स के लिए, फलों के लिए। फल उत्पादन के अंदर जो है सर्वाधिक कौन रहा है, और ये सब्जियों के अंदर कौन रहा है? सब्जियों के अंदर, और ये फलों के अंदर। तो फलों में सर्वाधिक आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसी प्रकार सब्जियों की बात करें तो पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, दूसरे पर है उत्तर प्रदेश और तीसरे पर है मध्य प्रदेश। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है क्योंकि ये आगे आने वाले टाइम के लिए क्वेश्चंस बने रहेंगे। ये अभी आंकड़े जो जारी हुए थे उसके अंदर जो है पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें बताया गया कि फलों के अंदर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात चौथे नंबर पर है इवन। और सब्जियों के मामले में जो है बिहार चौथे नंबर पे है, और वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है ये पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे। तो इस प्रकार से ये आपको आइडिया रखना है, और सारे साल जो है आगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर ऐसा आपको देखने को मिलेगा, फलों के उत्पादन में, सब्जियों के उत्पादन में। कन्फ्यूज नहीं होना है, फल आंध्र प्रदेश, सब्जी पश्चिम बंगाल टॉप में। क्लियर? तो ये अच्छे से इसका करेक्ट आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? सबसे अधिक फलों का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश। फलों का पूछा है तो ए फॉर इलाहाबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, दूसरा नंबर तीसरा नंबर भी लगाना हो तो
दूसरा नंबर इसमें नहीं दिख रहा है कोई भी। पश्चिम बंगाल जो है वो किसमें है, सब्जियों के अंदर है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। केरल का बात आ रहा है, केरल ने जो अपना प्रादेशिक जो फल घोषित किया है, कटहल को प्रादेशिक फल जो घोषित करने वाला राज्य है केरल है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए। तो इसके बाद इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ए फॉर इलाहाबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, किस राज्य की सरकार ने शिव भोजन योजना लॉन्च की है? शिव भोजन योजना लॉन्च की है, तो देख लीजिएगा शिव भोजन योजना जो है वो कौन से राज्य ने की है? उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? शिव भोजन योजना। जैसे कि इंदिरा रसोई योजना का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इंदिरा रसोई योजना में क्या था, राजस्थान सरकार ने किया था 8 रुपये जो है प्रति प्लेट के हिसाब से, जो 8 रुपये के हिसाब से जो है लंच और आपको मिलेगा। आप 2 टाइम का खाना खा सकते हो, 1 टाइम का 8 रुपये में मिलेगा और 2 वक्त जो है आप खा सकते हैं। तो ये आपको राजस्थान गवर्नमेंट ने शहरी क्षेत्र में किया था, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर किया था राजस्थान गवर्नमेंट ने। इसके अलावा अगर बात करें तो शिव भोजन योजना जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने की है, जिसमें 10 रुपये प्लेट के हिसाब से खाना दिया जाएगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है जिसमें 10 रुपये प्लेट के हिसाब से खाना मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें महाराष्ट्र के सीएम कौन है अभी वर्तमान में, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल है। ये भी ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। इसके अलावा बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सीटों की, तो विधानसभा सीटें कितनी है महाराष्ट्र के अंदर? 288 सीटें जो है महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा की अगर पूछ ले तो राज्यसभा की 48 सीटें हैं, ठीक है। अगर लोकसभा की अगर पूछ ले तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर? 48। 288 जो है विधानसभा, 48 लोकसभा और राज्यसभा की अगर बात करें तो 19 सीटें जो है वो राज्यसभा की है। समझ पा रहे हैं? विधानसभा 288, लोकसभा 48 और राज्यसभा की कितनी है? 29 सीटें हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। ये बातें महाराष्ट्र के बारे में आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर पेंच नेशनल पार्क है। अगर और बात करें, महाराष्ट्र का कैपिटल आपको पता है ना, बॉम्बे, और बॉम्बे महाराष्ट्र का कैपिटल है, जिसको भारत में क्या कहा जाता है? भारत का फाइनेंशियल कैपिटल। बॉम्बे क्या है? भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है। देखिएगा, भारत का कैपिटल दिल्ली है, लेकिन भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कौन है? बॉम्बे है। और भारत का कल्चरल कैपिटल अगर पूछे तो वो कौन सा है? वाराणसी भारत का कल्चरल कैपिटल है। ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है बात करें वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो आपका पेंच नेशनल पार्क हो गया, संजय नेशनल पार्क हो गया, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। इसके अलावा आपका नासिक जो है, नासिक को वाइन सिटी कहा जाता है, वहाँ पर नासिक जो है वो वाइन सिटी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा नागपुर ऑरेंज वेरी वेरी फेमस, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। इसके अलावा अगर और बात करें तो गोदावरी और कृष्णा नदी जो है, इनका जो आपका इनका ओरिजिन जो है वो भी कहाँ से हो रहा है? महाराष्ट्र से ही होता है। जो आपका वहाँ पर पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, वहाँ से आपकी गोदावरी और कृष्णा नदियों का जो है वो ओरिजिन होता है, वो वहाँ से निकलती है। ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर और बात करें महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र में जो आपका विक्टोरिया टर्मिनस जो है, विक्टोरिया टर्मिनस जो है उसका नया नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया है, तो वो आपको ध्यान रखना है, जो कि एक वर्ल्ड आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी शामिल है। विक्टोरिया टर्मिनस जो है मुंबई का रेलवे स्टेशन, उसका नया नाम छत्रपति शिवाजी स्टेशन किया हुआ है, और वो क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र में अगर बात करें तो क्या है? एलोरा, अजंता और एलिफेंटा केव्स। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें महाराष्ट्र से संबंधित हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया और रखना है। क्लियर है? इसके बाद जो है इसके अंदर और कोई बात नहीं है, वैसे तो बहुत सारी है, बात तो क्यों नहीं है, बट हम लोग इतनी ध्यान रख लेंगे एक बार में तो काफ़ी है। तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन पोर्टल किस नाम से लॉन्च किया है? देखिएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो है, जो नेशनल हाईवेज का काम चल रहा है, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो चल रही है हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उसके लिए नितिन गडकरी जो हमारे आपके सड़क परिवहन मंत्री है, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि प्रगति पोर्टल है प्रधानमंत्री जी का, उसी नाम से गति नाम से पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर का प्रगति पोर्टल है, उसी नाम से गति नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका रोड एंड हाईवेज है, नितिन गडकरी जी उसके मंत्री है उन्होंने। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके कार्य को देखेगा ये। इसमें क्या रहेगा कि एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी कैसे
कि जो कार्य हो रहे हैं वो पोर्टल के थ्रू जो आप एक्सेस कर सकते हो और उसके थ्रू आप देख सकते हो कि कहाँ कितना काम हुआ और कहाँ तक बात पहुंची है। तो इन तमाम चीज़ों का ब्यौरा जो है वो आपको इसके ऊपर रहेगा। तो वो आप जो है ट्रांसपेरेंसी लाने के अंदर सिस्टम के अंदर, या फिर आप यूँ कह लीजिए कि जो परियोजनाएं चल रही है उसमें कितना काम हुआ और उससे संबंधित कोई भी शिकायत है तो उसको भी आप वहीं से देख सकते हो, वहीं पर आप जो है कर सकते हो शिकायतों को भी। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर इंक्लूड की गई है और इसके लिए है ये आपकी परियोजना कौन सी, गति। ठीक है, गति जो है पोर्टल है इसके लिए। तो ये ऑनलाइन पोर्टल किसका है पूछे तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। क्यों है, तो जो हाईवेज, नेशनल हाईवेज का कार्य जो चल रहा है उसको जांच करने के लिए, उसकी एक तरह से समीक्षा करने के लिए जो अधिकारीगण है वो भी वहाँ पर समीक्षा कर पाएंगे उसकी। तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो है आपका गति नाम से पोर्टल है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। नाम आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के ऐसे दे देगा, 2-3 नाम, गति, प्रगति, जैसे इस टाइप से, तो वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसका आपका ए जो है, ए फॉर इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो गया, इसका ए फॉर इलाहाबाद हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस व्यक्ति को किया गया है पद्म भूषण जो विभूषण 2019 पुरस्कार से सम्मानित मरणोपरांत, मतलब पोस्थुमसली किसको किया गया ये पूछ रहा है। मरणोपरांत का मतलब क्या है, पोस्थुमसली किसको किया गया। तो देखिएगा जो आपके पद्म विभूषण जो है ये आपका भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वो भारत रत्न है। उसके बाद जो दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत का, वो पद्म विभूषण है। उसके बाद पद्म भूषण है और उसके बाद पद्मश्री आता है। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना आपको कि जो सबसे भारत रत्न के बाद जो आता है वो आपका आता है पद्म विभूषण। ठीक है ना, उसके बाद फिर आपका आता है पद्म जो है भूषण, और उसके बाद आता है पद्मश्री। तो ये जो है आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। ये जो सबसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो गया भारत रत्न, उसके बाद ये जो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अगर बात करें इनकी शुरुआत की, तो इनकी शुरुआत हो गई थी 1954 के अंदर जो है इनकी शुरुआत हो गई थी। इन पुरस्कारों को देना कब शुरू कर दिया गया था? पद्म विभूषण और पद्म भूषण, इन कैटेगरीज को जो है 1954 में शुरू किया गया था। 1954 के बाद से लगभग दिए जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, 2-3 बार नहीं दिए गए हैं बीच में लगातार में। 1978 हो गया, 1979 हो गया, तो इनमें नहीं भी दिया गया ये 4-5 बार बीच में। तो ये भी थोड़ा सा आइडिया। तो 1954 में पहली बार दिया गया था और दूसरा, तीसरा और चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का ये। ठीक है, इस बार की अगर बात करें तो इस बार पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को दिया गया है। ठीक है ना, पद्म विभूषण कितने लोगों को, भारत रत्न नहीं दिया गया इस बार किसी को भी, पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पद्म भूषण और पद्मश्री की, तो पद्मश्री दिए गए हैं इस बार 118 लोगों को कितने क्या दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें पद्म भूषण की, तो देखिएगा 16 जो है इस बार पद्म भूषण दिए गए, पद्म भूषण जो है वो 16 दिए गए हैं और पद्मश्री आपके 118 दिए गए और 7 क्या दिए गए, पद्म विभूषण। तो टोटल कितने हो गए आपके, लगभग 141 जो अवार्ड दिए गए हैं। अब आप एक चीज सोच के देखिएगा, क्या आप 141 लोगों के नाम याद रख सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या करोगे आप? जो इनमें से कुछ, देखो पद्म विभूषण तो सबका याद रखना पड़ेगा, पद्म विभूषण किसको मिला है ये तो 7 के 7 नाम याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो पद्म भूषण है ये 16 है, ये भी ज्यादा है, इसमें से इंपॉर्टेंट नाम याद रखो आप लोग। इसके अलावा पद्मश्री जो है वो अगर आपके कोई स्टेट का है, अगर आपके राज्य के किसी व्यक्ति को मिला है तो आपके स्टेट एग्जाम में पूछेगा। अदरवाइज पद्मश्री जो है उनका नंबर पूछ सकता है कितने लोगों को मिला है, या फिर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उसको मिला है तो पूछा जा सकता है। अदरवाइज आपका जो है बहुत ज्यादा चर्चा में रहने वाला व्यक्ति है तो पूछा जा सकता है, अदरवाइज जो है पूछने के चांसेस बहुत ही कम है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इसलिए आपको ये आइडिया रखना है। अब क्या पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन, क्या है कि पद्म विभूषण 2019 पुरस्कार से मरणोपरांत किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? तो तीनों को दिया गया है, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज। उपयुक्त सभी जो है, अरुण जेटली आपको पता होगा फिनांस मिनिस्टर रहे हैं भारत के, सुषमा स्वराज भी भारतीय जनता पार्टी की जो है एक काफ़ी लंबे समय तक जो है वो लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य रही है। ठीक है, और इसके अलावा मंत्री पद भी संभाला इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक। जॉर्ज फर्नांडिस जो है वो रेलवे मंत्री रहे हैं भारत के। तो ये इन लोगों को जो है दिया गया है। इसके अलावा और किसको मिला है? इसके अलावा अगर बात करें तो मैरी कॉम को, मैरी कॉम का नाम आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा मैरी कॉम का नाम। तो इसके अलावा जो है और किसको मिला है? तो उसके अलावा मिला है अनिरुद्ध जगन्नाथ जो है उनको मिला है। अनिरुद्ध जगन्नाथ कौन है? अनिरुद्ध जगन्नाथ वो व्यक्ति है जो मॉरिशस के, अनिरुद्ध जगन्नाथ जो है वो मॉरिशस के
पूर्व प्रधानमंत्री है अनिरुद्ध जगन्नाथ, उनको मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और किसको मिला है, छन्नूलाल मिसौर को मिला है। छन्नूलाल जो संगीतज्ञ थे, छन्नूलाल इनको मिला है, जो संगीत से नाता था इनका। इसके अलावा और कौन रह गया है, इसके अलावा मिला हुआ है इस बार का आपका इनको जो विश्वेश जी जो है उनको मिला है। ये कोई संत है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जो है वो गुरु भी माने जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, विश्वेश जी महाराज, तो इनको मिला है विश्वेश जी महाराज या विश्वेश तीर्थ स्वामी जो है इनको बोला जाता है। पूरा नाम अगर बात करूं मैं तो विश्वेश तीर्थ स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, विश्वेश तीर्थ स्वामी, ठीक है, विश्वेश तीर्थ स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, तो इनको मिला है। ठीक है, तो ये 7 नाम तो आपको ध्यान रखने हैं। विश्वेश तीर्थ स्वामी हो गया, छन्नूलाल मिसर हो गया जो कि संगीत से नाता है, अनिरुद्ध जगन्नाथ हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पद्म भूषण जो है 16 मिले हुए हैं। इनमें से क्या याद रखोगे आप लोग, तो इनमें आनंद महिंद्रा आपको पता है, महिंद्रा कंपनी से तो काफ़ी जो है आजकल काफ़ी चर्चा में रहते हैं आनंद महिंद्रा, उनको पद्म भूषण मिला है। इसके अलावा पद्म भूषण और किसको मिला है, इसके अलावा पद्म भूषण की अगर बात करें तो मनोहर पारिकर जो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री भी रहे हैं, इसके अलावा जो है गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका देहांत हो गया था 2019 के अंदर, तो उनको मिला हुआ है आपका पद्म भूषण। इसके अलावा अगर बात करें तो पीवी सिंधु जो है वो भारत की बैडमिंटन प्लेयर जो पीवी सिंधु है उसको भी मिला हुआ है। तो ये कुछ एक लोग हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि पद्म भूषण मिला हुआ है। तो पद्म श्री 118 लोगों को मिला है, नहीं याद रखने की जरूरत है। क्लियर है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, अभी इसका क्या आंसर हो जाएगा, मरणोपरांत पद्म विभूषण 2019 से किस को सम्मानित किया गया है, तो उपरोक्त सभी को सम्मानित किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी फॉर दिल्ली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज। अब पूछा गया है पद्म विभूषण पूछा, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना, तो ये आपको आइडिया रखना है। और इसके अलावा किस किस को है तो वो मैंने बता दिया, राइट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका, दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों फेम्बोसा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखिएगा, दक्षिण एशिया के जो चुनाव प्रबंधन निकायों के वो अध्यक्ष कैसे नियुक्त किया गया है, तो इससे पहले जो अभी वर्तमान में किया गया है वो भारत से संबंधित है। इससे पहले जो थे वो बांग्लादेश के थे। फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इसका नाम है। क्या है इसकी फुल फॉर्म फेम्बोसा की, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया, ठीक है ना, तो ये है आपकी फेम्बोसा। तो फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया जो फेम्बोसा है, इसका जो है 2012 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें क्या है, जो आपके इलेक्शन जो कंट्रोल करते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, जो चुनाव करवाने वाली जो संस्थाएं हैं अलग अलग देशों की, वो लोग आपस में संपर्क में आकर और अपने विचार साझा करते हैं और इस प्रकार से साझा करते हैं कि क्या जो है चुनाव के अंदर और कैसे जो है सुधार किया जा सकता है या किस प्रकार की कमियां और खामियां आ रही है। तो अपने एक्सपीरियंस को साझा करने के लिए जो है ये एक फोरम बना रखी है, जो कि 2012 में जो है इसकी स्थापना हो गई थी। तो इसके अंदर अब पूछ रहा है कि अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो इससे पहले जो है इस बार है भारत के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कौन है, सीईसी कौन है भारत के, तो भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जो है वर्तमान में भारत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो कि अभी 2020 के लिए, कब के लिए, 2020 के लिए जो है फेम्बोसा के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनको फेम्बोसा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, इनको सुनील अरोड़ा 2020 के लिए है। और इससे पिछली बार कौन थे, तो इससे पिछली बार थे बांग्लादेश के, ठीक है ना। इससे पहले कौन थे, बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा। इसके अलावा अशोक लवासा का नाम आ रहा है। अशोक लवासा क्या है, अशोक लवासा अभी पहले जो है इलेक्शन कमिश्नर थे, जो कि अभी इस्तीफा देके और अभी जो है आपका एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो गए। तो ये तमाम बातें आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। तो सुनील अरोड़ा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। इसी के साथ जो है आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं और बाकी की चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग पिछली क्लासों को देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।